अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ मॉडर्न ड्रामा द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखव। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, इसकी फुल समरी, इसके करैक्टर्स, थीम्स, सिंबल्स और इस ड्रामा की सेटिंग को, रिटर्न पब्लिश डेट को और टाइटल सिग्निफिकेंट को भी डिस्कस करेंगे ताकि इस ड्रामा को थॉरोली कवर किया जा सके और इस ड्रामा के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, ताकि इस ड्रामा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे सॉल्व कर सकें। होप्स हो कि अगर आप इस वीडियो को फोकस के साथ पूरा सुनते हैं तो इस ड्रामा के रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा या नावल पढ़ते हैं तो उसके लिए राइटर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। हमारे जो राइटर हैं एंटन चेखव, ये 1860 में रशिया में पैदा हुए और ये एक रशियन ऑथर थे जो कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेस की वजह से फेमस थे। इन्होंने अपनी लाइफ में एज अ फिजिशियन भी काम किया हुआ है, तो एज अ डॉक्टर इनकी ये जॉब अच्छी नहीं जा रही थी, सो इन्होंने मनी के लिए बहुत सारे काम किए जिसमें इन्होंने राइटिंग भी की और 1904 में इनकी डेथ हो गई। अब चलते हैं हम अपने ड्रामा की तरफ। हमारा जो ड्रामा है द चेरी ऑर्चर्ड, ये 1901 से 1903 के अरसे में लिखा गया और 1904 में इसे पब्लिश किया गया और फर्स्ट परफॉर्म भी 1904 में ही किया गया। अब हम देखते हैं कि ये नावल कौन से लिटरेरी पीरियड या टाइम पीरियड में लिखा गया। ये नावल अर्ली मॉडर्निस्ट टाइम पीरियड में यानी 20th सेंचुरी के स्टार्ट में लिखा गया। अब हम इस नावल की सेटिंग को देखते हैं। इस नावल को रशियन कंट्री साइड में एक लार्ज एस्टेट में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं चेरी ऑर्चर्ड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, क्योंकि जब तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही नहीं पता होगा तो हम स्टोरी को समझ ही नहीं पाएंगे कि राइटर का पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20th सेंचुरी की बात है कि रशिया के अंदर सोशल ट्रांजिशन आ गई थी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। अब हुआ क्या था कि रशिया के अंदर स्टार्टिंग से ही जो अपर क्लास थी, यानी जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही थी। इन्होंने इनको गुलाम बना के रखा हुआ था, वो इनके सर्वेंट्स थे। और जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वो ये कहती थी कि वी आर सुपीरियर और हमारे स्टैंडर्ड जो हैं वो हाई हैं, एंड दे आर लोअर क्लास, वो लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं। इनको इतना एक्सप्लॉइट करते थे कि इनको किसी भी काम में बोलने की इजाज़त नहीं थी, तो लोअर क्लास को इनकी बात माननी पड़ती थी, इवन कि वो इनसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे। तो फिर क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी का स्टार्ट था तो सर्वेंट्स ने मिलकर, यानी पीजेंट्स ने मिलकर रिवॉल्ट शुरू कर दी। इसे पीजेंट रिवॉल्ट कहा जाता है। तो पीजेंट्स यानी सर्वेंट्स ने बगावत शुरू कर दी कि हम मज़ीद सप्रेशन वाली, ओप्रेशन वाली लाइफ नहीं गुजारेंगे। देन क्या हुआ कि जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि सारे के सारे जो टैक्सेस थे इन्होंने पे करने होते थे, लेकिन ये टैक्स पे नहीं कर पाते थे। तो जब ये टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे तो जो अमीर थे वो गरीब होने लग पड़े। तो इसी दौरान जो पीजेंट्स थे उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना शुरू कर दी। देन क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे वो जो लोअर क्लास थी वो खुद एक अपर क्लास बन गई। थ्रो हार्ड वर्किंग जो लोअर क्लास थी वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास बन गई और जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उनका डाउनफॉल हो गया। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि 20th सेंचुरी में रशिया में अरिस्टोक्रेसी का डाउनफॉल हो गया और मिडिल क्लास का राइज हो गया, मींस के एज में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो यही चीज़ हमें इस स्टोरी में दिखाई जाएगी कि अरिस्टोक्रेटिक क्लास पर बहुत से टैक्सेस थे, बहुत कर्जे थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ की परवाह ना की, इन्होंने अपनी जो एंजॉयमेंट्स कंटिन्यू रखी। देन जो पीजेंट्स थे इन्होंने मेहनत करके कामयाबी हासिल कर ली। अब हम बात करते हैं टाइटल सिग्निफिकेंट की। तो द चेरी ऑर्चर्ड इस ड्रामा में एक एस्टेट का नाम है, यानी हाउस का नाम है। तो चेरी ऑर्चर्ड इस स्टोरी में ओल्ड रशिया को, ओल्ड ट्रेडिशन को सिग्निफाई करता है और जो कॉटेजेस हैं वो सिग्निफाई करते हैं न्यू रशिया को, मॉडर्निटी को। सो द चेरी ऑर्चर्ड सिग्निफाई करता है रशियन अरिस्टोक्रेसी की पास्ट ग्लोरी को और साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो अरिस्टोक्रेसी का डाउनफॉल हुआ उसको सिग्निफाई करता है। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको इसके टाइटल की समझ आ जाएगी। अब हम इस ड्रामा के थीम्स की बात करते हैं, जो हैं एपिथी एंड पैसिविटी, अपीयरेंसेस एंड रियलिटी, चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब चलते हैं हम अपने सिंबल्स की तरफ। सबसे पहला सिंबल है चेरी ऑर्चर्ड। इस ड्रामा का जो टाइटल है वो भी एक सिंबल है और ये इस ड्रामा में डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट थिंग्स को सिंबलाइज करता है।
चेरी ऑर्चर्ड हमारी प्रोटैगनिस्ट रेनेव्स्की के लिए सिंबल है प्राइड का, फैमिली का, यूथ का और इसके चाइल्डहुड, इसकी इनोसेंस और इसकी मदर का, क्योंकि रेनेव्स्की का चाइल्डहुड, इसकी अडल्ट लाइफ इसी चेरी ऑर्चर्ड में गुजरी है। तो इससे इसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो इस स्टेट से ना इसे अपना बचपन याद आता है और अपनी मदर याद आती हैं। तो चेरी ऑर्चर्ड ट्रॉफिमॉफ के लिए सिंबल है स्लेवरी का, क्रूअल्टी का और सफरिंग्स का। और साथ ही साथ लोपाकिन के लिए ये सिंबल है सेफ्डम का, सप्रेशन का, ऑपरेशन का एंड ह्यूमिलिएशन का। के बाद सेकंड सिंबल है द स्नैप्ड स्ट्रिंग का, जो कि इस स्टोरी में लॉस को सिंबलाइज करता है। और थर्ड सिंबल है द नर्सरी रूम इन द रेनेव्स्की स्टेट। तो ये लोपाकिन और रेनेव्स्की के लिए सिंबल है चाइल्डहुड, बैकग्राउंड और पास्ट का। उसके बाद सिंबल है ड्रॉप्ड पर्स का, जो कि मिसेस रेनेव्स्की की फजूलखर्ची को और इसके इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को सिंबलाइज करता है। तो ये ड्रॉप्ड पर्स मिसेस रेनेव्स्की के सोशल क्लास से ड्रॉप होने को भी सिंबलाइज करता है। उसके बाद सिंबल है द साउंड ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रिंग। ये सिंबल है फॉरगेटिंग का और साथ ही साथ ये फैमिली की स्लेवरी पर डिपेंडेंस को सिंबलाइज करता है। और उसके बाद सिंबल है फिट्स का। फिट्स जो है वो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है ओल्ड रशियन क्लास स्ट्रक्चर को और वे ऑफ लाइफ को। एंड देन सिंबल है कीज का। कीज जो है वो कंट्रोल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सिंबल है। तो चलिए अब हम अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि समरी समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहला कैरेक्टर है मिसेस रेनेव्स्की का, जो कि इस स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और ये इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट भी हैं। और इनका जो फुल नेम है वो है लियुबा एंड्रिएवना रेनेव्स्की। मिसेस रेनेव्स्की जो है वो एक अरिस्टोक्रेटिक वुमन है। जब रशिया में सोशल चेंज आता है तो ये उस चेंज को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। और मिसेस रेनेव्स्की जो है वो अपना बिलविड चेरी ऑर्चर्ड खो देती हैं क्योंकि वो इसे सेव करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेती। और ये काइंड और जेनरस वुमन है और ये इर्रिस्पॉन्सिबल है अपनी मनी के बारे में और अपनी अडल्ट लाइफ के बारे में। और ये जानती है कि अगस्त में इसका जो एस्टेट है चेरी ऑर्चर्ड वो ऑक्शन हो जाएगा, यानी नीलाम हो जाएगा। तो ये उसकी कोई भी परवाह नहीं करती बल्कि अपनी जो लंच हैं और अपनी पार्टीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू रखती है। और एक होमलेस मैन आता है इसके पास, तो ये ना उसे गोल्ड का पीस दे देती है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है यर्मोले लोपाकिन का, जो कि एक नोबल मैन है और इसके जो फादर और ग्रैंडफादर्स थे वो रेनेव्स्की स्टेट यानी चेरी ऑर्चर्ड में स्लेव्स थे। तो ये ना बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ये एक रिच बिजनेसमैन बन जाता है। और एट द एंड ऑफ द ड्रामा ये ना चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद लेता है। और इसका जो कैरेक्टर है वो रशिया में मिडिल क्लास के राइज को शो करता है। और इसके बाद थर्ड कैरेक्टर है पीटर ट्रॉफिमॉफ का। ट्रॉफिमॉफ जो है वो शैबिली ड्रेस्ड एटर्नल स्टूडेंट है जो कि मिसेस रेनेव्स्की के सन ग्रीशा का ट्यूटर हुआ करता था। और ग्रीशा की 5 साल पहले पानी में डूबने की वजह से डेथ हो जाती है। उसके बाद कैरेक्टर है अनिया रेनेव्स्की का। अनिया जो है वो मिसेस रेनेव्स्की की डॉटर है और ये हमेशा जो है वो वाइट ड्रेसेस वेयर करती है जो कि सिग्निफाई करते हैं प्योरिटी और इनोसेंस को। और ये अपने घर चेरी ऑर्चर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके बारे में फ़िक्रमंद रहती है। और ये ट्रॉफिमॉफ को भी लाइक करती है। उसके बाद कैरेक्टर है वरिया रेनेव्स्की का। वरिया जो है वो मिसेस रेनेव्स्की की अडॉप्टेड डॉटर है और ये ओनली ब्लैक ड्रेसेस वेयर करती है और ये अपने कामों और रिलीजन में बिजी रहती है। उसके बाद ये लोपाकिन से मोहब्बत करती है। देन कैरेक्टर है पिश्चिक का। पिश्चिक जो है इसका फुल नेम है बोरिस सिमियोनोव पिश्चिक। ये भी एक लैंड ऑनर है और इसके ऊपर भी बहुत सा डेप्ट है यानी कर्जा है और ये भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का शिकार है। उसके बाद कैरेक्टर है दुनियाशा का। दुनियाशा जो है वो रेनेव्स्की की मेड है और ये एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी बनने के ड्रीम्स देखती रहती है और ये याशा से शादी करना चाहती है। उसके बाद कैरेक्टर है याशा का। याशा जो है वो एक यंग मैन है और ये फिर्स का ग्रैंडसन है और ये भी रेनेव्स्की स्टेट में एक सर्वेंट है और ये दुनियाशा के इमोशंस के साथ खेलता है। देन कैरेक्टर है फिर्स का। फिर्स जो है वो 87 ईयर्स ओल्ड एक ओल्ड मैन है जो कि लॉयल और एंशिएंट सर्वेंट है रेनेव्स्की स्टेट में और ये सिंबल है पास्ट का। एंड देन कैरेक्टर है लियोनिड गाइव का जो कि मिसेस रेनेव्स्की का ब्रदर है। उसके बाद है येपिकॉर्डव का कैरेक्टर। येपिकॉर्डव जो है वो एक फाइनेंशियल क्लर्क है रेनेव्स्की स्टेट में और ये मेड दुनियाशा से मोहब्बत करता है। देन कैरेक्टर है शार्लेट लेवानवना का जो कि गवर्नेंस है अनिया और वरिया की। उसके बाद है कैरेक्टर हाइकर का। हाइकर जो है वो एक सिख होमलेस मैन है जो कि मिसेस रेनेव्स्की के पास आता है तो मिसेस रेनेव्स्की इसे एक पीस ऑफ गोल्ड दे देती हैं। होप सो कि आपको कैरेक्टर्स की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। द चेरी ऑर्चर्ड जो हमारा मॉडर्न ड्रामा है ये स्टार्ट होता है मई के एक कूल डे से मिसेस रेनेव्स्की के एस्टेट से। हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है मिसेस रेनेव्स्की ये पिछले 5 सालों से पेरिस गई हुई थी। अब वो 5 साल के बाद अपने घर वापस आ रही हैं, यानी चेरी ऑर्चर्ड में वापस आ रही हैं। तो मिसेस रेनेव्स्की की फैमिली, फ्रेंड्स और स्टाफ इनको वेलकम कहने के लिए इकट्ठा हैं। तो मिसेस रेनेव्स्की की ओल्डर अडॉप्टेड डॉटर वरिया, इनका फैमिली फ्रेंड लोपाकिन जो कि अब एक वेल्थी मर्चेंट बन चुका है, और इनकी मेड दुनियाशा और जेपी कॉर्डव जो क्लर्क है, ये सब नर्सरी रूम में इनका वेलकम करने के लिए जमा है। तो ये सब ना आखिरी तैयारियां कर रहे होते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि ट्रेन जो है वो थोड़ा लेट है। अब लोपाकिन को दिखाया जाता है कि जो कि अब एक अमीर आदमी बन चुका है, लेकिन ये एक एज अ पीजेंट पला बड़ा है। तो ये ना मिसेस रेनेव्स्की के बारे में बहुत प्यार से बात करता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तो ये मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आती थी, मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। तो फाइनली इनका इंतज़ार ख़त्म होता है और मिसेस रेनेव्स्की, इसकी छोटी बेटी अनिया और इनकी जो गवर्नेस है शार्लेट और याशा जो है वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं। ये सब मिसेस रेनेव्स्की के साथ पेरिस थे, अब वो वापस आते हैं। तो सब ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इनका वेलकम करते हैं। तो मिसेस रेनेव्स्की का जो ब्रदर है गाइव, वो ना सामान को देखना शुरू कर देता है, उसको संभालना शुरू कर देता है। और इसके बाद इनका जो सर्वेंट है फिर्स, वो ना खुशी के साथ रोना शुरू कर देता है कि फाइनली ये घर आ गई हैं। उसके बाद बहुत से कैरेक्टर्स आते हैं जाते हैं और वो मिसेस रेनेव्स्की को बताते हैं कि जब वो यूरोप थी तो इनके पीछे से यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद अनिया और वरिया आपस में बातें करती हैं। अनिया जो है वो वरिया को बताती है कि हमारी मदर ने पेरिस में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी देखी। उसके बाद वो दोनों ना लोपाकिन के बारे में बात करती हैं। वरिया जो है वो अनिया को कहती है कि लोपाकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, उसके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और अब अनिया चाहती है कि वो इस ह्यूज चेरी ऑर्चर्ड में घूमे फिरे जो इस स्टेट का क्राउन है। उसके बाद आफ्टरनून का टाइम है और लोपाकिन इनके घर आता है और इनको कहता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आगे ही ठीक नहीं है और ये और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। तो लोपाकिन ना मिसेस रेनेव्स्की और गाइव को कहता है कि चेरी ऑर्चर्ड की जगह पर कॉटेजेस बना लिए जाएं समर पीपल के लिए और इन कॉटेजेस को रेंट पर दे दिया जाए और इनसे जो पैसा मिलेगा इससे आपका कर्जा उतर जाएगा और चेरी ऑर्चर्ड भी बच जाएगा। इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मिसेस रेनेव्स्की पर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो बैंक की तरफ से ऑर्डर था कि अगर आपने अगस्त तक अपना कर्जा नहीं उतारा तो आपके घर चेरी ऑर्चर्ड पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो लोपाकिन इन्हें एडवाइस देता है कि आप इस तरह से चेरी ऑर्चर्ड को सेव कर सकते हैं। लोपाकिन इन्हें कहता है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो अगस्त में आपका ये चेरी ऑर्चर्ड ऑक्शन हो जाएगा, यानी नीलाम हो जाएगा। तो गाइव और रेनेव्स्की इसकी इस बात पर एग्री नहीं करते। तो मिसेस रेनेव्स्की लोपाकिन को कहती हैं, आर यू सीरियस? डोंट यू अंडरस्टैंड दिस चेरी ऑर्चर्ड इज़ द मोस्ट रिमार्केबल? क्योंकि इन दोनों का बिलीव है कि इस तरह करने से उनके फेमस चेरी ऑर्चर्ड की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और वो लॉस्ट हो जाएगा। तो लोपाकिन इनके इस इनकार से अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और मिसेस रेनेव्स्की इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करती और वो अपनी पार्टीज़ जो हैं वो जारी रखती है। मिसेस रेनेव्स्की अपने अदर फ्रेंड से मिलती है जो इससे मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद पिश्चिक आता है जो कि एक लैंड ऑनर है। तो ये ना मिसेस रेनेव्स्की से लोन के लिए कहता है, लेकिन मिसेस रेनेव्स्की के पास कुछ नहीं होता इसे देने के लिए। उसके बाद ट्रॉफिमोव आता है। ट्रॉफिमोव जो है वो एक फॉर्मर ट्यूटर हुआ करता था मिसेस रेनेव्स्की के बेटे ग्रीशा का, जिसकी डेथ 5 साल पहले पानी में डूबने की वजह से हो जाती है। ट्रॉफिमोव जो है वो अब बहुत ज़्यादा ओल्डर दिखाई दे रहा होता है। और इसके बाद गाइव जो है वो एक अनरियलिस्टिक प्रिडिक्शन करता है और कहता है द एस्टेट शैल नॉट बी सोल्ड। उसके बाद मुख्तलिफ सर्वेंट्स जो हैं वो एक दिन चेरी ऑर्चर्ड के पास एक मेडो है, वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर जो जेपी कॉर्डव है वो गिटार के साथ लगा होता है और जो शार्लेट है वो कहती है कि वो अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। और जो दुनियाशा और याशा हैं वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर रेनेव्स्की, गाइव और लोपाकिन आते हैं जो कि चेरी ऑर्चर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो लोपाकिन इन्हें फिर वही कहता है, लेकिन मिसेस रेनेव्स्की और गाइव जो हैं वो चेरी ऑर्चर्ड की जगह पर कॉटेजेस बनाने और इन कॉटेजेस को समर पीपल के लिए रेंट पर देने से मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वल्गर लगेगा, लेकिन जो लोपाकिन है वो ये जानता है कि यही प्लान एक ओनली वे है इस चेरी ऑर्चर्ड को बचाने का। बट स्टिल रेनेव्स्की और गाइव जो हैं वो चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। उसके बाद रेनेव्स्की और लोपाकिन जो हैं वो अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं।
मिसिज जरनेव्स्की बताती है कि उसने हमेशा अपने पैसों को ज़ाया किया और वो फ्रांस में एक ऐसे शख्स के हाथों माली तबाही का शिकार हुई जिसने इसे छोड़ दिया। फिर मिसिज जरनेव्स्की ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। देन लोपाकिन बताता है कि वो एक अनएजुकेटेड पीजेंट था जिसके फादर इसे मारते थे, लेकिन अब वो एक अमीर आदमी बन चुका है। देन क्या होता है कि अगस्त का मंथ आ जाता है और चेरी ऑर्चर्ड का ऑक्शन डे आ जाता है, यानी चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी वाला दिन आ जाता है। और उसी दिन ना चेरी ऑर्चर्ड में एक डांसर ग्रुप आ जाता है, तो सब ना डांस करते हैं, लेकिन चेरी ऑर्चर्ड का एटमॉस्फेयर बहुत ही सैड और ग्लूमी होता है क्योंकि सब चेरी ऑर्चर्ड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वरिया जो है वो छुप छुप कर रोती है और नेव्स्की जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो शार्लेट है वो अपनी मैजिक ट्रिक्स के ज़रिए थोड़ा कॉमिक रिलीफ देने की कोशिश करती है। तो फिर ना गायव और लोपाकिन जो है वो दोनों घर आते हैं और जो गायव है वो तो रो रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं पाता, और जो लोपाकिन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो अनाउंस करता है कि उसने इस एस्टेट को यानी चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद लिया है। लोपाकिन एस्टेट खरीदने के बाद अपने पास्ट के बारे में कहता है कि मैंने वो जायदाद खरीद ली जहाँ पर मेरे फादर और ग्रैंडफादर स्लेव्स थे। ये पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि जहाँ मेरे फादर और ग्रैंडफादर स्लेव्स थे और जहाँ पर उन्हें किचन में भी जाने की इजाज़त नहीं थी, मैं ज़रूर ये ख्वाब देख रहा हूँ। और जो लोपाकिन था वो इस सोशल चेंज को हैप्पीली अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन रेनेव्स्की इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो अभी भी अपने आप को एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी ही समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। लोपाकिन ना बहुत सुकून में है और वो मिसिज जरनेव्स्की को कहता है कि उसने खुद चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए कोशिश नहीं की। तो मिसिज जरनेव्स्की अकेली बैठी चेरी ऑर्चर्ड के खो जाने पर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो चेरी ऑर्चर्ड के खो जाने पर सब ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। गायब जो है वो भी रो रहा होता है, उसके बाद वरिया, अनिया सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब अक्टूबर का मंथ आ जाता है और सेटिंग अगेन नर्सरी में शिफ्ट होती है। सेटिंग नर्सरी में पहले कब थी, जब स्टार्टिंग में सब मिसेस जरनेव्स्की का वेलकम करने के लिए वहां पर जमा थे। अब सब फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स वहां पर जमा थे चेरी ऑर्चर्ड से जाने के लिए। अब लोपाकिन आज़ाद है और वो ये फैसला कर सकता है कि उसे अपनी कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर सब फैमिली मेंबर्स को ना चेरी के दरख्तों को कुल्हाड़ी के साथ काटने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि लोपाकिन अब वहाँ पर कॉटेजेस बनाने का काम शुरू कर देता है। तो वहाँ पर सब ना एक दूसरे से बिखरना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द ड्रामा सब कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले जो लोपाकिन है वो तो चेरी ऑर्चर्ड का ऑनर है। तो मिसिज जरनेव्स्की जो है वो वापस पेरिस जाने का फ़ैसला करती हैं। उसके बाद जो गायब है वो बैंक में नौकरी करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो अनिया है वो स्कूल छोड़ देती है। उसके बाद दुनियाशा जो है वो याशा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और दुनियाशा मिसिज जरनेव्स्की के साथ पेरिस जाने का फ़ैसला करती है। और बाद में दुनियाशा जो है वो येपी कॉर्डव से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। और फिर ट्रॉफीमफ ये ऐलान करता है कि वो एक ऐसे क्लास स्ट्रक्चर के लिए काम करेगा जिसमें हर कोई आज़ाद हो। उसके बाद जो पिश्चिक है वो ना अपनी कुछ प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर डिस्ट्रक्शन से बच जाता है। उसके बाद लोपाकिन के पास एक फाइनल चांस होता है कि वो वरिया को प्रपोज करे। दोनों अकेले होते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। तो वरिया खामोशी से रोना शुरू कर देती है। तो वरिया अब मजबूर है कि वो साथ वाले फैमिली के घर में एज अ हाउसकीपर काम करे। उसके बाद मिसिज जरनेव्स्की आंसुओं के साथ चेरी ऑर्चर्ड को गुड बाय कहती हैं और चली जाती हैं। तो अब जो नर्सरी रूम है वो बिल्कुल खाली पड़ चुका है, क्योंकि सब जा चुके हैं। वहाँ पर कुछ सामान और फर्नीचर की कुछ चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर वहाँ से सब चले जाते हैं सिवाय फिर्स के। फिर्स जो है वो बीमार है और सबको यही पता होता है कि फिर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन सब इसे बाय मिस्टेक छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर्स जो है वो फर्श पर लेटा हुआ है और वो फैमिली का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब वापस आएंगे। और फिर फिर्स ना स्ट्रिंग स्नैपिंग की आवाज़ सुनता है, यानी तार के टूटने की आवाज़ सुनता है। उसके बाद फिर्स ना चेरी ऑर्चर्ड में कुल्हाड़ी के साथ ट्रीज को काटने की आवाज़ सुनता है। और लास्ट पे ये ट्रीज की कटिंग की आवाज़ एरिस्टोक्रेसी के डिक्लाइन को शो करती है। और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। बेसिकली हमें इस स्टोरी में एरिस्टोक्रेसी के डिक्लाइन और मिडिल क्लास के राइज को दिखाया गया है।
होप सो कि आपको इस ड्रामा द चेरी ऑर्चर्ड की प्रॉपर तौर पर समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। और इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस टाइम से आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।